Hello students, this video is brought to you by Jack Angel School Shivpuri. I am Shashank, your science teacher. This video is on chapter 3, Natural Fibers of class 7th. You have learned in class 6 about the natural fibers cotton and jute obtained from plants. आप लोगों ने क्लास 6 में दो नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉटन एंड जूट, जो कि हम लोग को प्लांट से मिलते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अदर नेचुरल फाइबर्स वूल एंड सिल्क. और इस चैप्टर में आप दो अलग नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वूल और सिल्क के बारे में. वेयर डू वी गेट दीज फ्रॉम, हम लोग को ये कहाँ से मिलते हैं. All of you must be knowing that these animal fibers are obtained mostly from sheep and silkworm. हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर ये एनिमल फाइबर्स हम लोगों को शीप और सिल्कवर्म से मिलते हैं. These natural products are used to make a variety of fabrics. और ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोगों को फैब्रिक्स की वैरायटी बनाने में काम आता है. When you touch these fabrics you can feel their texture. जब आप इस फैब्रिक्स को टच करेंगे आप इसकी बनावट को महसूस करेंगे. आर नॉट दे डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन टेक्सचर एंड वीविंग दैट क्लोथ मेड फ्रॉम दीज फैब्रिक्स आर वॉर्न ऑन डिफरेंट ओकेजन. इसकी बनावट के कारण, इसकी बनावट अलग होने के कारण हम लोग इसको पहनते हैं अलग अलग ओकेशंस में, डिफरेंट ओकेशंस में. वी प्रेफर वेयरिंग क्लोथ्स दैट सूट्स द सीजन्स, क्लाइमेट, कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस. हम इस फैब्रिक्स के कपड़ों को हम लोग को सीज़न के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जो कि हमें कंफर्टेबल लगे और हम लोग जिसमें कन्वेंस हो उस हिसाब से हम लोग उसको पहनते हैं. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वूलन क्लोथ दैट प्रिवेंट आवर बॉडी हीट फॉर एस्केपिंग. और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, विंटर में हम लोग वूलन क्लोथ पहनते हैं ताकि हम लोग की बॉडी गर्म रहे. इन समर वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ दैट आर लाइट कलर्ड एंड लूज. और गर्मियों में हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं जो कि लाइट कलर्ड में होते हैं, हल्के कलर में होते हैं और लूज होते हैं, ढीले होते हैं. दीज क्लोथ्स एब्जॉर्ब आर हीट एंड रिफ्लेक्ट द हीट, सो वी कैन फील कंफर्टेबल. और ये जो क्लोथ्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम लोग इसी से कंफर्टेबल फील करते हैं. लाइकवाइज सिल्क इज़ प्रीफरेबल बॉन्ड इन विंटर. और सिल्क जो होते हैं वो हम लोग प्रेफर करते हैं विंटर में ज़्यादातर. वॉट इज़ कॉमन टू ऑल द फैब्रिक्स, सारे फैब्रिक्स में कॉमन क्या है. इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स टू ऑफ प्रोड्यूस, जो इसका सोर्स है प्रोड्यूस करने का वो इन सब में कॉमन है. दे ऑल आर मेड ऑफ फाइन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर. जो इसकी जो बनाते हैं इसको, जो वो फाइबर्स कहलाता है. दीज फाइबर्स आर आइदर कंटिन्यूस फिलामेंट्स और लॉन्ग थ्रेड लाइक पीसेज. या तो ये कंटिन्यूस फिलामेंट्स में होता है या लॉन्ग थ्रेड पीसेज में होता है. लेट अस नो मोर अबाउट एनिमल फाइबर्स. चलिए हम और एनिमल फाइबर के बारे में जानते हैं. वूल. वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. जो वूल हम लोगों को मिलता है वो फ्लीस से मिलता है, शीप के और गोट के मूंडे से मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, कैमल्स एंड यार्ड्स. और रैबिट, कैमल और यार्ड्स के जो बाल होते हैं उससे भी मिलता है. द फ्लीस ऑफ और हेयर दैट कवर द एनिमल्स बॉडी ट्रैप इन एयर एंड कीप द एनिमल्स वार्म. जो बाल और फ्लीस, जो ऊपर की खाल होती है जो कि एनिमल्स को कवर करती है, एनिमल्स की बॉडी को कवर करती है, उस एयर, हवा में जो रहती है, एंड कीप द एनिमल्स वार्म, जिससे कि जानवर गर्म रहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल. वूल्स की विशेषताएं. फर्स्ट, वूल फाइबर्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन्स. इफ वूल सैंपल्स आर बर्न दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल और बर्निंग हेयर. जो वूल की फाइबर्स होते हैं वो एनिमल्स के प्रोटीन्स के होते हैं. इफ वूल सैंपल्स आर बर्न, अगर वूल्स के सैंपल जल जाते हैं, दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल और बर्निंग एयर, वो कि ज़्यादातर बहुत खतरनाक महक, स्मेल, बदबू पैदा होती है और बाल जलते हैं, बाल जलने के. वूल इज़ जनरली क्रीमी वाइट इन कलर. जो वूल होता है वो जनरल क्रीम कलर का होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है. वूल हैज़ स्केल्स एंड इट इज क्रिम्प्टेड बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ग्रेटर bulk than other textiles. This property helps it to trap and retain a lot of hair. जो वूल होती है वो क्रिम्प्ड होती है क्योंकि ये अदर टेक्सटाइल के कंपैरिजन में बल्क होती है. और जो ये प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादातर हवा खींचती है, इसीलिए. वूल डज नॉट wrinkle easily and has natural resistant to dirt.
जो वूल होती है वो रिंकल नहीं होती, जिसकी वजह से जो नेशनल रजिस्टर होता है वो डर्ट हो जाता है। वूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर अप टू 1/3 इट्स वेट, और जो वूल होता है वो मॉइस्चर खींचता है, एब्जॉर्ब करता है 1/3 उसके वजन के अकॉर्डिंग, विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, बिना उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हुए। इज़ दैट विदाउट द फीलिंग ऑफ डैम्पनेस, जो डैम्पनेस होती है उसको बिना फील करे। इट इज़ रेसिस्टेंट टू मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स बट स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज कैन डैमेज इट, और जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उससे वो ख़राब नहीं होती है, बट स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज उसको डैमेज कर सकती है। वूल यील्डिंग एनिमल्स, तो वूल की जो यील्डिंग एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? गोट, गोट एंगोला गोट। इट फाइंड्स इट्स ऑरिजिन इन टर्की, ये कहाँ पाया जाता है? ये टर्की में मिलता है। फ्रॉम द एंजुरा रीजन, एंजुरा रीजन में। द फ्लीज ऑब्टेन फ्रॉम एंजुरा गोट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड वेरी मच स्मूथ फील, और जो इसकी फ्लीस होती है एंजुरा गोट की वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, और ये वेरी स्मूथ फील करने में वेरी स्मूथ होता है। कैशमेरी गोट, कश्मीरी गोट, दीज आर फाउंड इन हाइयर प्लेट्यूज ऑफ चाइना, ये चाइना के हायर प्लेट्यू में पाया जाता है, मंगोलिया में एंड तिब्बत में। द हेयरी स्किन ऑफ गोट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन हेयर एंड कोर्स हेयर, और ये फाइन हेयर और कोर्स हेयर की कॉम्बिनेशन से बनता है। द फाइन हेयर इज सेपरेटेड एंड प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, और जो फाइन हेयर होता है वो एक सेपरेट होता है जो फाइबर प्रोवाइड करता है वूल बनाने के लिए। कश्मीरी गोट, सर्टेन गोट्स फ्रॉम कश्मीर यील्ड वूल ऑफ हाई क्वालिटी, टेक्सचर एंड वार्मथ, और जो कश्मीरी गोट होती है वो हाई क्वालिटी का टेक्सचर और वार्मथ प्रोवाइड करती है वूल बनाने के लिए। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज ऑफ द टू द स्किन प्रोवाइड वूल फाइबर्स दैट आर वोवन इनटू प्रीमियम पश्मीना शॉल्स, और इससे जो सॉफ्टनेस के कारण इसमें जो स्किन होती है इसकी, जो वूल फाइबर्स बनाने में, वूवन की पुष्मानीय शॉल्स बनाने में ज़्यादा काम आता है। कैमल, कैमल वूल इज़ प्राइज्ड फॉर इट नेचुरल ब्यूटीफुल कलर, आज जो कैमल वूल बनता है वो ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटीफुल कलर्स के लिए ज़्यादा महंगा होता है। द बेस्ट कैमल वूल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम 2 हम्प्ड बैक्टीरिया कैमल फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ सिबेरिया एंड मंगोलिया, और जो बेस्ट कैमल वूल बनते हैं वो 2 हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल से बनते हैं जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं, सिबेरिया और मंगोलिया के। इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली आर फाउंड इन द एंडस माउंटेन, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स पाए जाते हैं केमिकल्स के, फैमिली मेंबर्स, जो कि एंडस माउंटेन में है। दे आर अल्पाका, लियामा एंड विकुना, ये 3 फैमिली मेंबर्स कैमल के पाए जाते हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स इज़ फाइन, सॉफ्ट, लाइट एंड लश्रियस, और जो वूल इससे बनती है वो फाइन, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मुलायम, लाइट होती है और लश्रियस होती है। शीप, बुल्क ऑफ द वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम शीप, और जो वूल का प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर पूरी दुनिया में वो शीप से होता है ज़्यादातर, मोर देन 95% से ज़्यादातर। ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड आर द लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर्स ऑफ वूल, जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है वूल। वर्ल्ड फाइनेस्ट वूल कम्स फ्रॉम मेरिनो शीप दैट्स ओन इट्स ओरिजिन इन स्पेन, जो वर्ल्ड फाइनेस्ट वूल मिलती है वो मेरिनो शिप से मिलती है जो कि स्पेन में है। इन इंडिया द शीप आर रियर्ड मेनली इन द हिली रीजन्स ऑफ हिमालयाज एंड द प्लेन्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, और इंडिया में जो शिप्स मेनली हिली रीजन्स में पाई जाती हैं हिमालय से, जो कि नेबरिंग स्टेट्स जैसे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में। द इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडिया शीप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी जानते हैं कि ये ब्रीड्स कहाँ कहाँ कौन सी पाई जाती हैं। इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप नेम: बकरवाल, जम्मू एंड कश्मीर में। रामपुर भूषण, हिमाचल प्रदेश में। लोही, पंजाब और राजस्थान में। नैली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में। पतनवाड़ी, गुजरात में। मारवाड़ी, गुजरात। नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। शीप रियरिंग एंड ब्रीडिंग, अब ये जानते हैं हम लोग। इंडिया इज
predominantly an agricultural country where domestication of cattle plays a very important role in the life of farmer and affects the economy of the country. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पर पालतू जानवर पाले जाते हैं और जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल फार्मर की लाइफ में होता है और ये देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शीप डोमेस्टिकेशन इज इट्स ब्रिंगिंग अप और रेजिंग. जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है शीप के डोमेस्टिक पालने के लिए, ये इट ब्रिंग अप और रेजिंग, और ये बढ़ता ही जा रहा है. दिस इज़ कॉल्ड रियरिंग. इसे कहते हैं रियरिंग. रियरिंग ऑफ शीप्स इन्वॉल्व प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फॉर शेल्टर. शीप की रियरिंग होती है वो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है उसके लिए, शेल्टर के लिए, एंड टेकिंग केयर ऑफ इट बेसिक हाइजीन, और उसके लिए एक केयर, बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है. इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द शीप विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव डिसीज़ मैनेजमेंट एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. और शीप को जो है वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, प्रिवेंट डिसीज़ से बचाया जाता है, एंड सेलेक्ट ब्रीडिंग सेलेक्ट की जाती है. शीप डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर. शीप कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर नहीं मांगता है, मतलब शेल्टर घर. दे आर जनरली केप्ट इन एन ओपन यार्ड विथ अ फेंस अराउंड इट. ये हमेशा ज़्यादातर एक ओपन यार्ड में रहते हैं. एन enclosure of 15 meter into 15 meter is sufficient to keep 40 to 50 sheep. एक 15 by 15 का एक सफिशियंट स्पेस काफ़ी होता है 40 से 50 शीप रखने के लिए. शीप फीड ऑन ग्रीन नेचुरल ग्रास, वीड्स, हर्ब्स एंड वार्म वेस्टेज. जो शीप खाती है वो नेचुरल ग्रास खाती है, वीड्स खाती है, हर्ब्स खाती है और फार्म वेस्टेज खाती है. In winter, when grazing is out of bounds, sheep are kept indoors and fed on dry fodder and grain. सर्दियों में इनको बाहर निकाल के sheep are kept indoors, इसको अंदर कर दिया जाता है घरों में, and fed on dry fodder and grain, और इनको जो खाना जाता है वो ड्राई फूडर और ग्रेन्स डाला जाता है. To improve the quality and production of wool, और जो वूल की प्रोडक्शन और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फॉर इंडिजियस शीप के लिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन एट अ नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर इन आवर कंट्री. तो ब्रीडिंग प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा करे जाते हैं रिसर्च सेंटर्स में अपने देश में. ड्यूरिंग सच ट्रायल्स, कुछ ट्रायलों के बाद, इंडिजियस एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ शीप आर मेड टू क्रॉस ब्रीड फॉर द प्रोडक्शन एंड सुपीरियर वूल क्वालिटी एंड मटन. कुछ ट्रायलों के बाद एक्सोटिक ब्रीड शीप की क्रॉस ब्रीड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर प्रोडक्शन ऑफ की सुपीरियर वूल क्वालिटी एंड मटन, ये क्रॉस कर देते ब्रीड. द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स चूजन फॉर ब्रीडिंग आर वूल टाइप, फ्लॉकिंग, इंस्टिंक्ट, जनरल एक्सपीरियंस. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स चूज़ करते हैं ब्रीडिंग के, वो वूल टाइप होती है, फ्लॉकिंग होती है, जनरल अपीयरेंस होती है. रेसिस्टेंट टू डिसीज एंड टॉलरेंस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. अ सुपीरियर क्वालिटी शीप विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी फॉर्म्ड इवेंचुअली आफ्टर कंटिन्यूस सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम. और जो एक क्वालिटी होती है शीप की, सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होती है शीप की, वो इसकी विशेषताएँ इसी कंटिन्यूसली सिलेक्शंस और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करती हैं. सच प्रोसेस ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग सर्टेन ट्रेंड्स यूनिफॉर्मली इन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग. और जो ये प्रोसेस होता है सेलेक्टिव पेरेंट्स का ऑब्टेन करने के लिए, ट्रेड्स के लिए, वो क्या कहलाता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है. अट्रैक्शन ऑफ वूल को अट्रैक्शन के लिए कैसे किया जाता है? वूल वी कम अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस. ये वूल को जो डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है, रिजल्ट के लिए रिजल्ट दिए जाते हैं ऑफ लेबर के, एक सीरीज़ होती है, एक प्रोसेस पूरा. पहला शेयरिंग. वंस द शीप हैव डेवलप्ड थिक कोट ऑफ हेयर, जब शीप के बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हेयर, द प्रोसेस बिगिनस विद द रिमूवल ऑफ द हेयर फ्लीस अलोंग विद थिन स्किन लेयर.
तो ये प्रोसेस वहीं से चालू होता है बाल हटाने का, रिमूव करने का, फ्लीस करने का स्किन लेयर का। दिस इज़ कॉल्ड shearing। और ये क्या कहलाता है? shearing। shearing इज डन एनुअली इन समर मंथ। दिस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। ये शेयरिंग कहलाता है। शेयरिंग इज़ डन एनुअली इन समर मंथ। शेयरिंग साल में समर मंथ में किया जाता है। सो दैट बाय द टाइम इट इज़ विंटर अ न्यू कोट ऑफ हेयर ग्रोज टू प्रोटेक्ट द शीप फ्रॉम कोल्ड। तो जो न्यू कोट होता है हेयर का वो सर्दियों में शीप को सर्दी से बचाता है। इट इज़ डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विथ एन ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन। ये जो प्रोसेस होता है मैनुअली हाथ से किया जाता है, लार्ज रेजर से किया जाता है या फिर ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन से किया जाता है। शेयरिंग कैन बी कंपेयर टू आर हेयर कट। शेयरिंग को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग के हेयर कट जैसे किया जाता है वैसे उससे। वो इट डज़ नॉट हर्ट द शीप। तो ये शीप को चोट नहीं पहुँचाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट इज़ शेयर्ड इज डेड टिश्यू। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का वो डेड टिश्यू हो जाता है शेयर्ड का। सेकेंड, स्कोरिंग। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज़ वॉश्ड बाय सिंपली डिपिंग। जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर की वो वॉश की जाती है डिपिंग करके, डबो के। इट इज़ वार्म वाटर और इट में इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूजिंग एल्कली एंड डिटर्जेंट। ये गर्म पानी में वार्म वाटर में इसको धोया जाता है, जो कि या तो एल्कलाई यूज़ की जाती है या डिटर्जेंट सर्फ यूज़ किया जाता है। स्कोरिंग रिमूव डस्ट, डर्ट, डेड सेल्स, ग्रीस एंड वेजिटेबल मैटर। स्कोरिंग क्या करता है? रिमूव करता है जो भी डस्ट उस पर लगी होती है, गंदगी होती है, डर्ट होती है, डेड सेल्स होते हैं या ग्रीस होती है, वेजिटेबल मैटर होती है, सबको रिमूव करता है वहाँ से। सम ऑफ द lanolin is left intact. It provide the waterproof property of wool। और ये क्या इस प्रोवाइड करता है? वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है वूल की। नेक्स्ट, शॉर्टिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ वूल्स अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर इनटू कैटेगरीज ऑफ फ्लीस विच फॉर्म्स द बुल्क, प्लीसीज, बेलीज, क्रचिंग एंड लॉक्स। जो ये प्रोसेस होता है ये ग्रुप में होता है वूल के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंड टू कैटेगरीज ऑफ फ्लीस की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग विच फॉर्म टू द बुल्क पीसेस, जो कि कौन सी बुल्क की है, कितने पीसेस, ये बैलीज है, कैचिंग एंड लॉक्स है, जो भी सब इस पार्ट से इस प्रोसेस से ये ग्रुप बन जाते हैं। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्लीस दैट डिसाइडेड द ग्रेड ऑफ द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, टेक्सचर, कलर, स्केल, स्ट्रक्चर एंड फाइननेस। और जो क्वालिटी होती है फ्लीस की उससे डिसाइड किया जाता है कि वूल कौन से ग्रेड में है, या तो उसके लेंथ से, टेक्सचर से, कलर के स्केल से, स्ट्रक्चर से एंड फाइननेस उससे डिसाइड किया जाता है कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से ग्रेड में जाएगा। द अदर 4 कैटेगरीज आर पैकेजेड एंड सोल्ड सेपरेटली। और जो 4 अलग कैटेगरीज हैं वो उसमें पैकेजेस भी है और सोल्ड सेपरेटली भी है। नेक्स्ट, डाइंग। द फाइबर आर डाइड इन वेरियस कलर्स अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ फैशंस एंड डिमांड। जो फाइबर्स होते हैं वो डाइड हो जाते हैं इन वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर्स में, बहुत सारे कलर्स में, अकॉर्डिंग टू डिक्टेटर्स एंड फैशंस एंड डिमांड। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? जो भी फैशन होता है या जो भी डिमांड होती है कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग उसको कलर किया जाता है। नेक्स्ट, फाइनल प्रोसेसिंग। फाइनल मतलब आखिरी प्रोसेस क्या होता था? फाइबर्स आर स्ट्रेटेड बाय पुटिंग देम थ्रू रोलर्स के सामने फाइबर्स को स्ट्रेट रख दिया जाता है, विच आर देन स्ट्रेट एंड ट्विस्टेड इनटू यार्न। और उसके बाद जो कि स्ट्रेच होके यार्न्स में कन्वर्ट होता है। दीज यार्न्स आर वाउंड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल। और यही यार्न्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बॉल्स में, वूल की बॉल्स में। यूज फॉर निटिंग और वीविंग वूलन क्लोथ, जो कि किस काम में आता है? नाइटिंग करने में, वूल के वूलन क्लोथ बनाने में। Silk called the queen of textile. It is a natural protein fiber. Fibrine produced from cocoons of many commercial species of silkworm, Bombyx murri being the most widespread. जो सिल्क है वो टेक्सटाइल की क्वीन है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। फाइब्रिन प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून्स ऑफ मैनी कमर्शियल स्पेसीज ऑफ सिल्कवर्म। और जो
फेबरॉन होता है वो प्रोड्यूस होता है कोकून से, जो कि कमर्शियल स्पाइसेस ऑफ सिल्कवॉर्म्स के कमर्शियल स्पाइसेस होते हैं। बोम्बस मूरी बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड, जो बोम्बिस मूरी है वो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज़ अ rearing of silkworm for the production of raw silk। और जो सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग सबसे ज़्यादा रेयर सिल्कवॉर्म में होता है प्रोडक्शन रॉ सिल्क के लिए। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ रिकॉर्ड द डिस्कवरी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन ऑकर्ड इन अबाउट 2700 BC। चाइनीज़ रिकॉर्डिंग के अनुसार चाइनीज़ रिकॉर्ड के अनुसार जो सिल्क का प्रोडक्शन था वो कब हुआ था? 2700 BC में। Today, China and Japan are the two main producers, together manufacturing more than 50% of the world silk production। जो चाइना और जापान है वो दोनों सबसे ज़्यादा मेन प्रोड्यूसर्स हैं सिल्क के, और ये दोनों मिलके मोर देन 50% से ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया एंड इटली आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट सिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया और इटली भी एक सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क, इट इज़ अ नेचुरली ऑफरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर। ये एक नेचुरली ऑफरिंग एनिमल का प्रोटीन फाइबर है। इट इज़ एज नेचुरल एज स्टील थ्रेड ऑफ कंपेरेबल थिकनेस। ये इतना मजबूत है जैसे कि एक स्टील का थ्रेड। इट हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिपील डस्ट। इसमें एक नेचुरल टेंडेंसी है डस्ट को रिपील करने की। इट हैज़ अ यूनिक नेचुरल शाइन बिकॉज ऑफ द प्रिज्म इफेक्ट ऑफ इस थ्रेड। इसमें इसके थ्रेड के वजह से एक ऐसी यूनिक नेचुरल शाइन है। इट इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट इज़ कम्फर्टेबल टू बी वार्म इन बोथ वार्म एंड कोल्ड वेदर। ये एक बेड कंडक्टर है हीट का, इसी वजह से ये दोनों सीज़न में वार्म और कोल्ड वेदर में कंफर्टेबल होता है। इट इज़ सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज एंड एसिड। ये एक सेंसिटिव स्ट्रॉन्ग है एल्कलाइज और एसिड से। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म हैज़ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। और जो सिल्क की लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस है। फर्स्ट एग क्लस्टर में, द फीमेल सिल्क माउथ लेस 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर्स ऑन मलबेरी लीव। जो सिल्क की मौत होती है वो 300 से 400 अंडे क्लस्टर पर देती है मलबेरी लीव्स के। These eggs are stored in cold for long term storage। और ये अंडे ठंडक में रखे जाते हैं एक लंबे समय के लिए। द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स ऑन मलबेरी लीव। और उसके बाद ये इसकी गर्माहट इतनी होती है जिससे कि टेम्परेचर से इतनी वार्म हो जाते हैं ये, इसका जो लार्वा होता है हैच में से वो अंडे में से निकल के मलबेरी लीव्स पे आ जाता है। सिल्क वॉर्म्स, the larva called the silkworms or caterpillar is a voracious eater feeding day and night on mulberry leaves। जो लार्वा होता है वो सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर कहलाता है, जो कि खाता है फीडिंग डे एंड नाइट, जो दिन रात खाता है उन मलबेरी लीव्स पे। When they are about 35 days old they are 10,000 times heavier than when they are hatched। और जब उसको 35 दिन हो जाते हैं उन मलबेरी लीव्स पे तो 10,000 टाइम्स ज़्यादा हैवी हो जाता है जब वो हैच किया गया था उस टाइम से। द सिल्कवॉर्म शेड्स इट्स मोल्ड स्किन 4 टाइम्स। और जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपने स्किन को 4 टाइम्स शेड करता है। व्हेन द वॉर्म स्टॉप्स ईटिंग इट अटैचेस इटसेल्फ टू अ पीस ऑफ स्ट्रॉ और ब्रांचेज प्लेस्ड इन कल्टीवेशन ट्रेज। और जब वो वॉर्म खाना बंद करता है तो वो अपने आप को अटैच कर लेता है एक पीस का स्ट्रॉ से बंद से उन कल्टीवेशन ट्रेस पर। दे आर नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून। और फिर वो किस में रेडी हो जाता है? सिल्क कोकून में। पुपा और कोकून, इन फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट्स सेल्फ एंड देन स्विंग इट्स हेड साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। इसमें फर्स्ट वीव क्या करता है? एक नेट में होल्ड करता है अपने आप को एंड देन स्विंग्स, उसके बाद घूमता है हेड टू साइड, सिर को घुमाता है एक साइड से दूसरी साइड तक, जैसे कि आपको फिगर 8 में दिखाया गया है। द स्पाइनिंग ऑफ कोकून इज़ वन कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर। जो कि स्पिन है कोकून की वो एक कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर है। इट्स कंसिस्ट ऑफ फाइब्रियन प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 openings salivary glands in the head of these larvae and a gum called sericin cementing the 2 filaments together। उसके बाद जो फिब्रोइन प्रोटीन है वो ओपनिंग
दो तरीके से ओपनिंग करता है उस ग्लैंड्स में, सेलिवरी ग्लैंड्स में, दैट ऑफ दिस उसके सिर में लार्वा के, एंड अ गम कॉल जो गम निकलता है, वो हेड जब मारता है तो वो एक गम निकलता है, तो वो सेरेसिन सीमेंटिंग कहलाता है, जो कि टू फिलामेंट से बनता है एक साथ। सिल्क सॉलिफाइड्स व्हेन इट बिकम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, और वो सिल्क सॉलिफाइड्स द्वारा जब वो हवा की संपर्क में आता है। वंस द कोकून इज कम्प्लीटेड द सिल्कवॉर्म गोज इनटू अ रेस्टिंग फेज फॉर 2 to 3 वीक्स। उस एक बार जब कोकून कंप्लीट हो जाता है तो वो सिल्कवॉर्म कहाँ चला जाता है, रेस्टिंग फेज में 2 से 3 हफ्ते के लिए। सिल्क मोथ, द सिल्कवॉर्म देन मेटामॉर्फोसिस इनटू सिल्क मोथ दैट एमर्जेस फ्रॉम द कोकून बाय ब्रेकिंग इट। जो सिल्कवॉर्म होता है वो मेटामॉर्फोसिस सिल्क मोथ में एमर्ज हो जाता है फ्रॉम द कोकून फॉर बाय ब्रेकिंग इट, कोकून से जो कि उसको ब्रेक करता है, देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द थ्रेड ऑफ द कोकून केस। उसके बाद जो उसका डिस्ट्रॉय होना एक कंटिन्यूसली थ्रेड बनाता है कोकून का। द सिल्क मोथ सीक्रेट्स अ फ्लूइड टू डिजॉल्व द सिल्क एंड दस एस्केप्स फ्रॉम द कोकून विथ ईज। उसके बाद जो सिल्क मोथ होता है वो एक फ्लड डिजॉल्व करता है सिल्क का, एंड एस्केप्स द कोकून विथ ईज, उसके कोकून से बाहर आ जाता है। सम ऑफ द हेल्दी मोथ आर ट्रैप्ड एंड कैप्ड फॉर ब्रीडिंग, उसमें से कुछ हेल्दी मोथ ट्रैप्ड रख लिए जाते हैं पकड़ के फॉर द ब्रीडिंग के लिए। Extractions of silk. The silk is extracted from cocoons that are raised by farmers. जो सिल्क होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोकून से, जो कि फार्मर्स द्वारा एंड डिलीवर टू फैक्ट्रीज, जो कि फार्मर्स डिलीवर करते हैं फैक्ट्रीज में। सिल्कवॉर्म्स आर यूजली किल्ड विथ हीट बिफोर इट रीचेज द मोथ स्टेज। सिल्कवॉर्म्स मार दिए जाते हैं उसके मोथ स्टेज तक पहुंचने से पहले। सिल्क इज ऑप्टिंग फ्रॉम अनडैमेज्ड cocoon by brushing the cocoon to find the outside end of the filament। जो सिल्क होती है वो अनडैमेज्ड कोकून से ब्रशिंग करते समय कोकून पे फिलामेंट के आउटसाइड से जो मिलता है सिल्क, हम लोग वहाँ से मिलते जो अनडैमेज कोकून होते हैं उस पर ब्रशिंग करने पे कोकून की जो आउटसाइड की जो फिलामेंट होती है उससे सिल्क मिलता है। सिल्क इज अनफाउंड फ्रॉम द कोकून्स एंड द स्ट्रैंड आर कलेक्टेड थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस। और जो सिल्क कोकून्स में से जो सिल्क मिलती है वो इस प्रोसेस से फॉलो ही होती है। पहला होता है सॉर्टिंग। द कोकून्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। कोकून्स में रेंज फ्रॉम वाइट एंड येलो टू ग्रीनिश। अब इसको शॉर्ट किया जाता है कैसे, कोकून्स को जो भी कलर वाइज, साइज वाइज, शेप वाइज, टेक्सचर्स वाइज इसको ग्रेड में किया जाता है। उसके बाद कोकून्स में रेंज फ्रॉम वाइट टू येलो टू ग्रीनिश। उसके बाद इसको ऐसा रेंज किया जाता है वाइट से येलो से फिर ग्रीनिश तक, इसको एक रेंज में बनाया जाता है। उसके बाद सॉफ्टनिंग। द कोकून्स आर पुट अल्टरनेटली थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर इमर्शंस। और जो कोकून्स होता है उसको कैसे रखा जाता है, अल्टरनेटली हॉट टू कोल्ड में, हॉट एंड कोल्ड वाटर इमर्जन्स में, सो एज टू सॉफ्टन द ग्लू मटेरियल। उसके बाद जो उसका ग्लू मटेरियल होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए उसको लगाया जाता है सेरिसिन दैट बाइंड द फाइब्रिन प्रोटीन। उसके बाद है रील करना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून। ये प्रोसेस है अनवाइंडिंग सिल्क का जो कि कोकून्स का। फिलामेंट्स आर अनवाउंड एज वन कंटिन्यूस थ्रेड। और जो फिलामेंट्स होता है वो एक अनवाउंड का कंटिन्यूस थ्रेड बनता जाता है। वन कोकून कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 यार्ड्स ऑफ सिल्क फिलामेंट। जो एक कोकून होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 यार्ड होते हैं सिल्क फिलामेंट के, ठीक है। उसके बाद एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन 3 to 10 strands are usually reeled at a time to produce the desired diameter of the reed silk। और जो फिलामेंट होता है कोकून का वो जब ओपन होता है तो 3 से 10 स्ट्रैंड लेता है, यूजली रील्ड लेता है एट एक टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए द डिजायर्ड डायमीटर ऑफ द रीड सिल्क, जो भी रीड सिल्क होती है उसका। द सिल्क एट दिस स्टेज इज कॉल्ड रॉ सिल्क। और जो इस
स्टेज पे सिल्क बनती है उसे हम कहते हैं रॉ सिल्क। A yarn can now be formed by combining several threads of silk। और जब ये यार्न बनती है वो कैसे बनती है? combining several threads, कुछ थ्रेड्स ऑफ सिल्क की कुछ थ्रेड्स को कंबाइन करके एक यार्न बनाया जाता है। द रील्ड फिलामेंट्स आर मेड इनटू स्कीन्स एंड पैक्ड इनटू बंडल। और जो रील फिलामेंट्स होते हैं वो स्कीन्स में बनाए जाते हैं और उसको बंडल्स में पैक किया जाता है। These are transported to silk mills for weaving the fabric। और इसको ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है सिल्क मिल्स की फैब्रिक बनाने के लिए एंड क्लोथ में कपड़े बनाने के लिए। बेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रोलिंग द क्लोथ। और जो बेलिंग होता है वो एक प्रोसेस है रोल करने के लिए क्लोथ को इनटू राउंड बंडल्स फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो बेलिंग है वो एक प्रोसेस है रोल करने के लिए क्लोथ को, जो कि बंडल बनाने के लिए और पैक करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अबाउट 70 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मोड्स आर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। 70 के करीब वैराइटीज़ हैं सिल्क मोड्स की जो कि इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। उसके बाद रिज़ल्ट ऑफ फ्लेम टेस्ट ऑफ फैब्रिक्स, जो कि रिज़ल्ट हैं फ्लेम टेस्ट फैब्रिक के, वो हम लोग बात करते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज़ सिल्क, वूल, कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सारे हम लोग के फैब्रिक हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ऑन बर्निंग पे सिल्क कैसे करता है? बर्न स्लोली, आराम से जलता है। वूल कैसे होता है? बर्न स्लोली, मेल्ट्स विथ सिजलिंग नॉइज़, ये आराम से जलता है और फिर एक नॉइज़ पिघलते समय एक नॉइज़ क्रिएट करता है ये। कॉटन बर्न्स विथ येलो फ्लेम, कॉटन जब जलता है तभी ये येलो फ्लेम पैदा करता है। उसके बाद पॉलिस्टर बर्न्स विथ लिटिल फ्लेम, और जो पॉलिस्टर होता है वो लिटिल फ्लेम के साथ जलता है। एक्रेलिक बर्न्स रैपिडली, एक्रेलिक जो होता है बर्न्स रैपिडली, जलता रहता है वो। प्रॉपर्टीज सेकंड क्या है? मूवमेंट ऑफ द फाइबर ऑन फ्लेम। अब मूवमेंट कैसा होता है फाइबर का फ्लेम पे? सिल्क का क्या होता है? कर्ल्स अवे फ्रॉम फ्लेम, कर्ल्स करने लगता है फ्लेम पे। वूल क्या होता है? कर्ल्स अवे फ्रॉम फ्लेम, सेम यही है सिल्क और वूल का। कॉटन डज नॉट श्रिंक अवे, ये श्रिंक नहीं करता है। पॉलिस्टर श्रिंक्स अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड मेल्ट्स, ये श्रिंक्स हो जाता है और पिघल जाता है। एक्रेलिक फ्यूजेज अवे फ्रॉम फ्लेम, और ये फ्यूज़ करने लगता है फ्लेम पे। प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट है ऑन रिमूविंग फ्रॉम फ्लेम, जब फ्लेम हटा देते हैं तो क्या दिक्कत है? सिल्क में तो कुछ होता ही नहीं है, सिल्क में क्योंकि फ्लेम किया नहीं जाता है। वूल पे स्टॉप्स बर्निंग ऑन रिमूवल फ्रॉम फ्लेम, ये जलना बंद कर देता है जब हम लोग इसमें से फ्लेम करते हैं तभी जलना बंद कर देता है। कॉटन कंटिन्यूज टू बर्न इवन आफ्टर रिमूवल फ्रॉम फ्लेम, और ये कंटिन्यूसली जलता रहता है जब तक इसको उनमें से फ्लेम रिमूव नहीं कर देते हैं। पॉलिस्टर स्टॉप्स बर्निंग और बर्न स्लोली व्हेन रिमूव फ्रॉम फ्लेम, जब इसमें से फ्लेम हटा देते हैं तो या तो ये जलना बंद कर देता है या धीरे धीरे जलता है। ये बर्न्स एंड मेल्ट आफ्टर रिमूवल फ्रॉम फ्लेम, और ये जब तक इसमें फ्लेम होता है तब तक ये नहीं जलता है, उसके बाद ये जलना लगता है और पिघलने लगता है। नेक्स्ट स्मेल ऑन बर्निंग, जलने पर महक कैसी आती है? सिल्क में ऑबनोसियस, वूल में स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, बाल जलने की। कॉटन में स्मेल ऑफ बर्न पेपर जैसे जलते हैं वैसे कॉटन में आती है स्मेल। पॉलिस्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडोर ऑफ बर्निंग प्लास्टिक जलने की इसमें महक आती है, एक्रेलिक में नहीं। बर्न टू रेसिड्यू, इसमें सिल्क का ASH, वूल का ASH, कॉटन का ASH और पॉलिस्टर का डार्क हार्ड बीट फॉर्म, डार्क हार्ड बीट फॉर्म में ये जल्द। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है वर्कर्स को जो वूल और सिल्क इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंथ्रेक्स इन्फेक्शन प्राइमरली अ डिजीज ऑफ कैटल लाइक शीप एंड गोट में अफेक्ट वर्कर्स इन्वॉल्व विद शेयरिंग एंड सॉर्टिंग। जो एंथ्रेक्स एक इन्फेक्शन होता है, एक ऐसा डिजीज़ होता है जो कि शीप और गोट्स अफेक्ट करती हैं वर्कर्स को, जो भी उनको सॉर्टिंग करते हैं, शेयरिंग, जिनके भी बाल वगैरह हटाते हैं उनको अफेक्ट करता है, उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। दिस डिसीज़ इज़ कॉज ड्यू टू बैक्टीरियम एंथ्रासिस। जो ये डिसीज़ होता है ये किसकी
वजह से होता है, बैक्टीरियम एंथ्रासिस की वजह से। इट ऑकर्स एज क्यूटेनेसियस स्किन, पल्मोनरी, लंग एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड ऑकर्स एज प्राइमरी localized infections of skin that form lesions in heads, arms and necks। और इनको क्यूटेनस एंथ्रेक्स एक ऐसी कॉमन टाइप की बीमारी है, इन्फेक्शन है जो स्किन का, जो कि हैंड्स में होता है, आर्म्स में होता है और नेक्स में हो जाता है। नेक्स्ट है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स एंगेज विद सिल्क rearing आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंशियल इन्फेक्शंस। और जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वर्कर्स की सिल्क को रियरिंग करते समय, वो होती है लाइक अस्थमा की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत होने, ब्रोंशियल इन्फेक्शंस होने लगते हैं उनको। दिस हैपन्स ड्यू टू पुअरली लिट एंड पुअरली वेंटिलेटेड यूनिट्स एंड इनहेलेशन ऑफ वेपर्स फ्रॉम बॉइलिंग कोकून। और ये कब होते हैं? पुअरली लेट की वजह से एंड पुअरली वेंटिलेटेड यूनिट्स इनहेलेशन वेपर्स की वजह से, धुएँ की वजह से, फ्रॉम बॉइलिंग कोकून, क्योंकि वो कोकून्स जलते हैं, बॉयल होते हैं। डीजल फ्यूम्स फ्रॉम मशीन्स फर्दर कंट्रीब्यूट टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। और जो इसका डीजल फ्यूम्स होता है मशीन्स का, वो भी कंट्रीब्यूट करता है उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में, सांस लेने में दिक्कत करता है वो भी। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ कोकून बाय डिपिंग इट विथ बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर एंड डूइंग इट मैनुअली मेक द वर्कर्स स्किन रॉ। और जो कोकून्स को डिप किया जाता है गर्म पानी में उसको बॉईल करने के लिए, तो वो वर्कर्स के हाथ में को जला देता है, ठीक है। दे डेवलप ब्लिस्टर दैट गेट्स पील्ड ऑफ इजीली फर्दर मेकिंग देम प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन। उसके बाद वो डेवलप करता है उसकी पील को, इजीली पील को डेवलप कर देता है और बहुत ज़्यादा फर्दर मेकिंग करता है, स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन उनको हो जाती हैं। दोस्तों आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। और हाँ, एक बात और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी PDF फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं, वो सारे आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, तो आप टीचर से, स्कूल में जाके आप टीचर से वो सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू students. Hope we will meet soon on our next video on chapter 4, heat and temperature. Please cooperate with us in COVID-19 cases. Stay home, stay safe, take care. Regards, Sushant.